प्रश्न नंबर 13, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। देखिए हमें बनाना है एक त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया ABC, इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु BC का मान लेते हैं D, इसका E और इसका F, ये मध्य बिंदु, यानी इस AB का मध्य बिंदु F है, BC का D है और CA का E है। इनको हम मिला देते हैं, तो इनको मिलाने से देखो कितने त्रिभुज बने, 1 2 3 और 4। ये चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, दिया है हमें, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB, PC व AC के मध्य बिंदु क्रमशः, देखो AB का मध्य बिंदु कौन है F, BC का कौन है D व CA का कौन है E है। ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि सभी छोटे छोटे त्रिभुज जो भी हैं, तो वो है देखो AEF, त्रिभुज AEF समरूप है त्रिभुज DBF, ये समरूप है त्रिभुज DEC के, त्रिभुज DEC ये समरूप है DEF के, और ये समरूप है मूल त्रिभुज ABC के। ये हमें सिद्ध करना है, यानी ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सभी त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप है, ये सिद्ध करना। तो ये हमने लिख दिया सभी त्रिभुजों के नाम, ये हमें सिद्ध करना है। अब आगे उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में देखो सबसे पहले लिखते हैं कि F है वो AB का मध्य बिंदु है, F AB का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, और E है वो AC का मध्य बिंदु है। देखिए F AB का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु, ये हमने लिख दिया यहाँ पर सारे, F AB का, D BC का, E AC का मध्य बिंदु ये लिख दिया। अब लिखेंगे अतः, देखिए हमने 9th क्लास में मध्य बिंदु पर में पढ़ा था, अतः मध्य बिंदु पर में से देखिए मध्य बिंदु पर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई एक त्रिभुज हो, ये त्रिभुज है हमारा, मान ले इस त्रिभुज में इस भुजा का मध्य बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु लेके इनको मिलाते हैं, तो ये लाइन इसकी क्या होती है, समानांतर होती है, और उसके अलावा इसकी आदि भी होती है। तो देखिए हमें आदि का यहाँ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ समांतर से लेना देना अभी यहाँ तक। तो देखिए अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दे तो वो रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। किस कारण से होती है, मध्य बिंदु पर में से होती है। तो देखिए ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, तो ये लाइन इसके क्या होगी, समांतर होगी। इसी प्रकार ये भी दोनों मध्य बिंदु है तो ये लाइन इसके समांतर होगी। ऐसे ही ये दोनों मध्य बिंदु है तो ये लाइन इसके समांतर होगी। तो ये हम लिख देंगे मध्य बिंदु पर में से लिख देंगे कि FE समांतर है किसके, BC के, कोमा FD समांतर है किसके, AC के, व और क्या बचा, DE समांतर है किसके, AB के। ये समांतर है, अतः चतुर्भुज, देखिए ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो देखिए ये वाला चतुर्भुज BFED क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर है। इसी प्रकार ये वाली और ये वाली लाइनें समांतर है, और ये वाली लाइनें समांतर, तो ये वाला जो चतुर्भुज बन रहा है CEFD ये भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार ऊपर से देखिए ये वाला भी चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज
FDE, कोमा BFED, वह कौन सा बचा? CDFE, CDFE समांतर चतुर्भुज है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये लाइन इसके समांतर है, ये वाला लाइन इसके समांतर है, ये वाला लाइन इसके समांतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AFDE ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसी प्रकार BFED भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसी प्रकार CDFE भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने वहाँ पर लिख दिया। अब देखिए आगे क्या करना है। ये समांतर चतुर्भुज है तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। देखिए एक चतुर्भुज बनाता हूँ मैं, ऐसे ये वाला एक चतुर्भुज है जो आपके समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, तो ये इसका विकर्ण है। तो विकर्ण क्या करता है? दो त्रिभुज बनाता है। देखो चतुर्भुज के दो त्रिभुज बनाता है, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। किसमें होते हैं? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है वो उसे दो त्रिभुजों में बांटता है और वो दोनों क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ये और ये सर्वांग सम है। तो देखिए लिखेंगे थे, सबसे पहला जो चतुर्भुज है वो लेंगे। कौन सा चतुर्भुज है हमारा? AFDE जो ऊपर लिया था। अतः चतुर्भुज AFDE का विकर्ण कौन है? FE है। अतः कौन सा चतुर्भुज? पहले आप डी, ये बीच वाला लिख दो DEF। अतः त्रिभुज DEF, क्योंकि व्यवस्थित बैठाने में आसानी होगी। DEF, अब देखो इसके समरूप में ये सर्वांग सम में बैठाना है हमें, तो व्यवस्थित बैठाने के लिए देखो DEF के आगे कौन सा नाम आएगा वो लिखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ से लिखना है A। देखो क्यों आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो A के बराबर में D है, तो D से शुरुआत किया तो यहाँ से कहाँ से होगी? A से होगी। A और बाकी आप वही नाम लिख देना EF। ये हो गया। अब देखिए जो सर्वांग सम करते हैं वो समरूप होती है, तो ये देखो सर्वांग सम है तो ये समरूप भी होगा, तो इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसी प्रकार देखो बाकी के जो त्रिभुज है वो भी सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि देखो इस समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण है जो इसको दो आकृतियों में बांटता, दोनों सर्वांग सम है। इसी प्रकार ये वाला भी इनको दो सर्वांग सम आकृतियों में बांटता है। तो लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा ही लिख देंगे कि त्रिभुज DEF सर्वांग सम होगा किसके? देखो D लिया तो D के, देखो यहाँ से हमने DEF लिया, तो अब देखो विशेष बात क्या बैठानी है। देखो ये वाला ले रहे हैं हम दोनों, तो B के बराबर कौन होगा? E होगा। तो देखो E बीच में, तो यहाँ B क्या कहाँ होगा? बीच में होगा। उसके अलावा देखो ये D को ढकेगा, F को ढकेगा, तो देखो यहाँ पहले क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार और क्या बचा पीछे? देखो एक और त्रिभुज लेना है जिसमें DEF सर्वांग सम किसके होगा? देखो इस बार ये वाली बात हो रही है, तो देखिए C के बराबर में कौन है? F है। तो यहाँ देखो DEF, F के बराबर में क्या होगा? C। F लास्ट में, तो C कहाँ होगा? लास्ट में होगा, क्योंकि C और E आमने सामने कौन बराबर होंगे। उसके अलावा सेम नाम ही होंगे, तो देखो D की जगह D हो जाएगा और E की जगह E हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए ये वाला छोटा इसके सर्वांग सम है, ये वाला छोटा इसके सर्वांग सम है, ये वाला छोटा इसके सर्वांग सम है, और सर्वांग सम होने का मतलब समरूप भी है। तो अब देखो 3 त्रिभुज तो ये हो गए इसके, तो मतलब अंदर वाले चारों तो आपस में समरूप हो गए, लेकिन बड़ा वाला लाना है, चाहे बीच वाले के लाओ चाहे किसी और के लेकर हो। तो हम बीच वाले का अगर लेकर आ जाते हैं, कौन सा वाला? बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा? ये सारे आपस में समरूप हो जाएंगे। तो उसके लिए देखो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में
हमें दो कोण बराबर कर लेने हैं तो वो समरूप हो जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC का कोण A बराबर है किसके, जो अंदर वाला त्रिभुज DEF का कोण D के बराबर में। क्यों है? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण उसके अलावा देखिए बड़े त्रिभुज का कोण या B से ले लेते हैं, बड़े त्रिभुज का कोण B बराबर में है किसके, छोटे त्रिभुज अंदर वाले DEF के कोण E के। इसका भी कारण आपके सेम ही हो गया। इसी प्रकार आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, तीसरा वाला भी कोण C है वो कोण F के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ये समूह कोण बराबर होते हैं। तो देखिए A के बराबर ये हो गया D, B के बराबर में E, C के बराबर में F, और ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इनके कारण भी यही है समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। अतः A समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण नंबर 1, 2 व 3 व 4 से देखिए चारों समीकरणों से, एक वाला, दो वाला, तीन वाला और ये जो हमने चौथा निकाला उसमें देखो सब में DEF है, DEF है, DEF कॉमन चीज़ें, तो सभी जो ये त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये हम लिख देंगे जो हमने सिद्ध गणना में बात लिखी थी, वो हो जाएगा त्रिभुज AEF समरूप है त्रिभुज DBF के, ये समरूप है त्रिभुज DEC के, ये समरूप है त्रिभुज DEF के, और ये समरूप है त्रिभुज ABC के। इति सिद्धम। देखिए इसमें हमने क्या सीखा कि हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। तो देखिए मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 चतुर्भुज अंदर और बनते हैं। ये चारों बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमें पूछा था प्रश्न ने। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, ये इस लाइन का मध्य बिंदु है, ये इस लाइन का मध्य बिंदु है और ये इस लाइन का मध्य बिंदु है। तो ये हमने लिख दिया कि भाई ये बिंदु इसके मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु पर में से क्या होगा, ये वाली लाइन इसके क्या होगी, समांतर होगी, ये वाली लाइन इसके क्या होगी, समांतर होगी, ये वाली लाइन इसके क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर होगी तो ये जो चतुर्भुज बन रहे हैं देखो, ये वाला समांतर चतुर्भुज है, इसी प्रकार ये वाला भी समांतर चतुर्भुज है और ये वाला भी समांतर चतुर्भुज है। ये हमने यहाँ लिख दिया कि ये सभी समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। तो देखिए ये वाला समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला त्रिभुज इसके क्या है, सर्वांग सम है, ये वाला त्रिभुज इसके क्या है, सर्वांग सम है, ये वाला त्रिभुज इसके क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। तो ये हमने तीनों समीकरण बना के लिख दिए कि भाई ये वाला इसके सर्वांग सम है, ये वाला इसके सर्वांग सम है, ये वाला इसके सर्वांग सम है और सर्वांग सम के साथ में समरूप भी है। अब हमारा अगला काम क्या था कि इस त्रिभुज को, बीच वाले को बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना। तो उसके लिए हमें 3 कोण बराबर लाने। देखो A वाला D के बराबर हो गया, B वाला E के बराबर, C वाला F के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। और ये बराबर होने के कारण बड़ा त्रिभुज छोटे त्रिभुज के क्या है, इस अंदर वाले के समरूप है। अब देखिए अंदर वाला त्रिभुज सभी के समरूप में है। देखो DEF इसमें भी है, DEF इसमें भी है, DEF इसमें भी है और DEF इस समीकरण में है। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से ये सभी त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14, आकृति के अनुसार यदि AB लंब BC, DC लंब BC और DE लंब AC हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CED समरूप है त्रिभुज ABC के। देखिए हमें क्या दे रखा है, ये वाली लाइन इस BC पर लंब है, ये वाली लाइन इस BC पर लंब है और ये वाली लाइन इस AC पर लंब है। और हमें ये सिद्ध करना कि बाहर वाला छोटा त्रिभुज इस वाले बड़े त्रिभुज की क्या है, समरूप है, ये सिद्ध करना। तो दिया है क्या है वो लिखेंगे, दिया है, हमें दिया है कि AB लंब BC, DC लंब BC व DE लंब AC है, ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज CED समरूप है त्रिभुज ABC के, ये हमें सिद्ध करना है। ये दे रखा है प्रश्न के अंदर, सिद्ध क्या करना है। अब देखिए रचना कुछ नहीं करनी है, इसमें उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में लिखेंगे कि AB लंब है BC व CD है या DC को एक ही बात है, वो लंब है किसके ऊपर, BC पर।
अतः कोण B प्लस कोण C बराबर में हो जाएंगे 180 डिग्री। देखिए कोण B 90 का, कोण C 90 का। क्यों है 90 का? ये वाला लाइन इस पर लंब है, ये वाला लाइन इस पर लंब है, तो ये कोण मिलके कितने के हो रहे हैं? 180 डिग्री के हो रहे हैं। और दो रेखाओं के बीच के कोण अगर 180 डिग्री के हो रहे हों तो वो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो लिखेंगे अतः AB है वो समांतर है किसके? DC के। AB है वो समांतर है DC के। अब देखिए, अब हम लेंगे त्रिभुज जो प्रश्न के अंदर दे रखा CED वह त्रिभुज ABC में कौन से कोण किसके बराबर है वो यहाँ लिखेंगे। तो देखिए इस तरफ का कोण E बराबर है किसके? इस तरफ के कोण B के। और प्रत्येक कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। एक कोण बराबर हो गया, एक कोण ये और एक कोण ये, मतलब दोनों त्रिभुजों के एक एक कोण बराबर हो गए, एक एक और लाना है बराबर। तो देखिए यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये वाला कोण यहाँ तक का 1 नंबर है, ये वाला 2 नंबर है, तो कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 एकांतर कोण। क्यों? ये दोनों लाइनें क्या है? समांतर है, तो लिख देंगे एकांतर कोण। ये हो गया। अब और हम यहाँ से सीधा कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो लिख देंगे अतः AA समरूपता से त्रिभुज CED समरूप है त्रिभुज ABC के। इति सिद्धम। हमें क्या करना है? इस त्रिभुज के दो कोण उस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर लेना, जिसमें देखो B और E तो बराबर है क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री के हैं, और ये लाइन इसके समांतर है और ये तिरछी रेखा है, इस कारण से ये एकांतर कोण बन रहे हैं जो बराबर है। तो इस कारण से ये दो कोण और बराबर हो गए। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, अतः AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15, त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। यदि AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे, तो सिद्ध कीजिए कि EX बटा BE बराबर 1/3 है। देखिए हमें बनाना है पहले त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC। अब देखिए हमें क्या करना है? BC का मध्य बिंदु लेना है। ये मध्य बिंदु लिया हमने जो D है, और इस AD को हमें मिला देना है। ये मिला दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि B से एक रेखा खींचनी जो AD का आधा करते हुए जाएगी, या मतलब AD का आधा करेगी कहीं पर, ये यहाँ पर आधा कर ले मान ले, और वो बिंदु क्या है? उसका नाम क्या देना है हमको? वहाँ पर E नाम देना है। इसको ऐसे मिलाते हुए ये लाइन आगे जाएगी जो AC को कहीं पर काटेगी, और वहाँ पर हमें नाम क्या देना है? X देना है। ये हमें दे रखा है। अब देखिए दिया है, मैं लिखेंगे क्या दिया है? D BC का मध्य बिंदु है। एक बात तो ये दे रखी है। दूसरा ये दे रखा है कि E AD का मध्य बिंदु है। देखिए D BC का मध्य बिंदु है, E इस AD का मध्य बिंदु है। ये दो बातें हमें दे रखी है। सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है कि EX बटा BE बराबर में 1/3। ये वाली बात जो प्रश्न के अंदर दे रखी, ये हमें सिद्ध करनी है। रचना में इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है? D से एक लाइन खींचनी है जो BX के समांतर हो। ऐसे हमें लाइन खींचनी है इसे जो किसके समांतर होनी चाहिए? BX के। यहाँ कुछ नाम दे दो, मैं Y दे रहा हूँ, तो आप लिखोगे DY समांतर BX खींचा। ये आपको रचना करनी है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए उपपत्ति में हमें क्या करना? दो त्रिभुज लेने हैं। कौन सा वाला? एक तो ये वाला AEX और दूसरा लेना है ADY। दोनों त्रिभुज लेना है। तो लिखो त्रिभुज AEX व त्रिभुज ADY में इनको हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ समांतर है? देखो EX है वो समांतर है किसके? DY के। EX DY के समांतर है। अतः देखिए मैं नंबर कर दूं, ये वाला
और ये वाला देखो, ये वाला 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये वाला 4 नंबर। देखिए कोण नंबर 1 के बराबर में कोण नंबर 2, वह कोण नंबर 3 के बराबर में है कोण नंबर 4। अतः ए समरूपता से त्रिभुज AEX समरूप है त्रिभुज ADY के। देखिए ये और ये कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर है। क्यों? ये लाइन इसके समांतर है, और ये बराबर होने का कारण क्या है? संगत कोण। कारण लिख दो आप, संगत कोण बराबर है। तो इस कारण से कोण कोण गुणधर्म से ये त्रिभुज छोटा वाला इस बड़ा त्रिभुज के क्या है? समरूप है। अब देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो देखिए लिखेंगे अतः AE बटा पूरा AD, देखिए AE बटा AD बराबर में क्या हो जाएगा? EX बटा DY। देखिए यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या कह रखा है कि E है वो AD का क्या है? मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है? बराबर है। अब मैं इसको 1 मानूं तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। तो पूरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो इसको 1 मानते तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है। क्यों है? ये प्रश्न के अंदर कह रखा कि E इसका मध्य बिंदु है, ये 1 तो ये भी 1, पूरा कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए अनुपात के रूप में लिखना है, AE का मान अगर मैं 1 लिखूं तो AD का कितना होगा? 2 हो जाएगा, बराबर में EX बटा DY। और इनका हम तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो DY के बराबर में क्या हो जाएगा? 2EX हो जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज CDY समरूप है त्रिभुज CBX के। आपको बताइए क्यों होगा? ये लाइन इसके क्या है? समांतर है। तो देखो ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। संगत कोण बराबर होने से ये छोटा त्रिभुज से बड़े त्रिभुज के क्या होगा? समरूप होगा। तो ये इसी प्रकार होगा जैसे ऊपर किया, तो मैंने यहाँ सीधा इसी प्रकार लिख दिया। अब देखिए अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। तो देखिए यहाँ से अगर मैं CD लेता हूँ तो बट्टे में ये वहाँ से क्या आएगा? CB आएगा। CB आ गया। बराबर में हमें लेना ये वाला छोटे त्रिभुज की DY लेते हैं, यहाँ YD एक ही बात है, DY लेते हैं तो वहाँ से क्या आ जाएगी? BX आ जाएगी, ये BX। अब देखिए यहाँ पे DBC का मध्य बिंदु है, तो ये वाला भाग इसके क्या है? बराबर है। अब अगर मैं ये 1 मानूं CD तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। पूरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए हम CD की जगह मान रखते हैं CD का 1, तो CB का कितना हो जाएगा? पूरा, ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 बराबर में DY बटा BX। इनका आप वज्र गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? BX बराबर में 2DY। ये हो गया। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे देखो DY की जगह DY का मान रख दो, तो लिखोगे BX बराबर में 2 कोष्टक में लिख दो 2EX। क्यों? कारण लिखो समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में DY का मान कितना है? 2EX है, तो DY की जगह 2EX लिख दिया और बाहर 2 है। तो देखिए यहाँ पे हम BX बराबर 2 × 2 4EX हो गया, ये गुणा करने पर हो गया। अब देखिए BX कहाँ है? ये देखो BX यहाँ पर पूरा है, तो BX के कितने भाग हो रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक देखो BE है और यहाँ EX है, तो यहाँ BX को हम क्या लिख सकते हैं? BE प्लस EX बराबर में 4EX। अब आप क्या करो, इस EX को उधर भेज दो, तो क्या बचेगा? इधर बचेगा BE, यहाँ लिख दे रहा हूँ BE बराबर में ये EX उधर जाएगा, 4EX में से घटेगा तो 3EX रहेंगे। हमें देखो उत्तर में क्या चाहिए? EX बटा BE, तो EX को वहीं रखो, तो EX का EX, BE देखो BE के गुणे में कौन है? 1 है, वहाँ चला जाएगा BE, तो यहाँ क्या रहेगा? 1 बटे में क्या है? 3। तो देखिए 1/3 बराबर EX बटा BE, यही हमें सिद्ध करना था। EX बटा BE बराबर 1/3, तो ये रहा इति सिद्धम। आप चाहो तो इसको उधर लिख सकते हो बराबर में। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 15।